सोचिए बड़ी बड़ी मशीनें, पुल, गाड़ियां, ये सब कैसे एक साथ जुड़ी रहती हैं। अक्सर बहुत ही मामूली सी दिखने वाली चीजों से नट और बोल्ट। हाँ, बिल्कुल। आज हम इन्हीं छोटे लेकिन बेहद जरूरी पुर्जों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एंड फेलियर्स ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स नाम के दस्तावेज के कुछ हिस्से हैं जी। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नट बोल्ट उद्योगों के लिए, खासकर चीनी मिल जैसी मुश्किल जगहों के लिए कितने अहम हैं और ये कब और क्यों मतलब फेल हो जाते हैं। बिल्कुल, ये दिखते साधारण है, पर इनके फेल होने से आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। हाँ, चीनी मिल का माहौल तो इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। वहाँ क्या है कि लगातार कंपन रहता है, नमी बहुत होती है और गन्ने का रस या भाप जैसे संक्षारक तत्व होते हैं। हाँ, मैंने सुना है चीनी मिलों में माहौल काफी मुश्किल होता है। तो वहाँ ये नट बोल्ट कहाँ मतलब ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और क्या मुश्किलें झेलते हैं। देखिए, ये आपको लिद्दफ हर जगह मिलेंगे। फेब्राइजर में, केन कैरियर में, श्रेडर, मिल हाउस, बॉयलर, अच्छा, इवेपोरेटर, सेंट्रीफ्यूगल मशीन, यहाँ तक कि जो भारी मशीनें होती हैं ना, उनके फाउंडेशन में, स्ट्रक्चरल फ्रेम में, कन्वेयर में, पाइपलाइनों में, सब जगह। बाप रे, हर जगह। हाँ, और मुख्य चुनौतियां जैसा मैंने कहा, एक तो है लगातार कंपन, उससे ये ढीले हो जाते हैं, और दूसरा नमी और केमिकल से जंग लगना। तो क्या मतलब हर काम के लिए अलग तरह का बोल्ट लगता है? ऐसा तो नहीं कि कोई भी बोल्ट उठाया और कहीं भी लगा दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनाव बहुत सोच समझ कर करना होता है। जैसे आर्म स्ट्रक्चर हैं या कन्वेयर हैं, वहां शायद माइल्ड स्टील यानी एमएस या हाई टेंसाइल एचटी वाले हेक्स हेड बोल्ट चल जाएं। ठीक है। पर जहां जंग लगने का खतरा ज्यादा है, मान लीजिए रस वाला सेक्शन है या केमिकल वाला एरिया है, वहां स्टेनलेस स्टील एसएस जरूरी है। एसएस मतलब? स्टेनलेस स्टील। उसमें भी ग्रेड होते हैं, जैसे SS304 या SS316। ये ज्यादा टिकते हैं ऐसी जगहों पर। अच्छा। फिर भारी मशीनों को जमीन से जोड़ने के लिए खास फाउंडेशन बोल्ट आते हैं, एल टाइप या जे टाइप के। पाइप वगैरह कसने के लिए यू बोल्ट होते हैं। और जहां कंपन बहुत ज्यादा हो, जैसे फेब्राइजर या श्रेडर में, वहां फिर नाइलॉक नट्स जैसे खास नट लगते हैं। उनमें एक नायलॉन का इंसर्ट होता है जो उन्हें आसानी से ढीला नहीं होने देता। ओके, ये तो हुई चीनी मिल की बात। बाकी इंडस्ट्रीज में भी क्या ऐसी खास जरूरत है? मतलब जैसे सीमेंट या ऑटोमोबाइल का सोचें तो। हाँ, हर इंडस्ट्री की अपनी यूनिक चुनौतियां हैं। जैसे सीमेंट प्लांट में, वहां बहुत ज्यादा वजन होता है और गर्मी भी बहुत होती है, तो वहां बहुत मजबूत बोल्ट चाहिए, अक्सर ग्रेड 8.8 या 10.9 के। ग्रेड 8.8, ओके। हाँ, ऑटोमोबाइल में वहां प्रिसीजन बहुत जरूरी है और कंपन रोकना भी, तो वहां अक्सर एलॉय स्टील के बोल्ट लगते हैं जिन पर जिंक की परत मतलब कोटिंग चढ़ी होती है। पावर प्लांट में तो तापमान बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी 600 डिग्री सेल्सियस तक, तो वहां तो स्पेशल गर्मी झेलने वाले हीट रेजिस्टेंट बोल्ट चाहिए होते हैं। केमिकल प्लांट में एसिड वगैरह से बचाना होता है, तो वहां SS316 या उससे भी बेहतर ग्रेड के बोल्ट लगते हैं। बाप रे, मतलब बोल्ट सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं है, उसके मटेरियल और ग्रेड का बहुत बहुत ज्यादा महत्व है। बिल्कुल। ये ग्रेड्स जो आप बता रहे थे, हाँ, 8.8, 10.9, ये असल में क्या बताते हैं और इन पे ये परत क्यों चढ़ाते हैं, कोटिंग? हाँ, तो देखिए, ग्रेड जो है ना, वो बोल्ट की ताकत बताता है। मतलब वो कितना वजन या खिंचाव बिना टूटे या परमानेंटली मुड़े झेल सकता है। ओके। जैसे ग्रेड 8.8 वाला बोल्ट सामान्य माइल्ड स्टील MS बोल्ट से काफी ज्यादा मजबूत होता है। HT यानी हाई टेंसाइल का मतलब ही है ज्यादा तनाव झेलने की क्षमता। अच्छा। फिर आते हैं एलॉय स्टील, जैसे EN8, EN19। ये और भी मजबूत होते हैं। और स्टेनलेस स्टील की खासियत तो है ही कि उसमें जंग नहीं लगता आसानी से। ओ, कोटिंग का क्या काम है? कोटिंग यानी सरफेस ट्रीटमेंट बोल्ट को जंग से बचाने का एक और तरीका है। मान लीजिए बोल्ट स्टेनलेस स्टील का नहीं है, पर उसे नमी या बाहर के मौसम में लगाना है, तो उस पे हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग कर देते हैं। ये मोटी परत होती है जिंक की, अच्छा, या फिर जिंक प्लेटिंग होती है। वो थोड़ी हल्की सुरक्षा देती है, अक्सर इंडोर चीजों के लिए। समझ गई। ठीक है, ये सब तो हुआ कि सही बोल्ट कैसे चुने, पर असली चिंता तो तब होती है जब ये फेल हो जाते हैं। सबसे आम कारण क्या है इनके फेल होने के? क्या चीजें गड़बड़ होती हैं? हाँ, ये अहम सवाल है। एक बहुत आम वजह है ओवरलोडिंग, मतलब बोल्ट पर उसकी डिजाइन की हुई क्षमता से ज्यादा जोर डाल देना। अच्छा। इससे क्या होता है, बोल्ट या तो खिंच जाता है, उसकी चूड़ियां खराब हो जाती हैं, या फिर वो एकदम से टूट सकता है, जिसे शियर फेलियर कहते हैं। तो इससे कैसे बचे? इसका तरीका यही है कि डिजाइन के हिसाब से लोड कैलकुलेशन करके सही ग्रेड और सही साइज का बोल्ट चुना जाए। अंदाजे से काम नहीं चलता। और वो एक और चीज आपने कही थी, थकान, विफलता।
फटीग फेलियर, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये थोड़ी अलग और कह सकते हैं ज्यादा खतरनाक किस्म की विफलता है। क्यों? क्योंकि इसमें बोल्ट पर एकदम से बहुत ज्यादा वजन नहीं पड़ता, बल्कि उस पर बार बार लगातार लोड बदलता रहता है या कंपन होता रहता है। जैसे कोई मशीन चल रही है, बंद हो रही है, चल रही है। अच्छा, जैसे तार को मोड़ते रहने से टूट जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा। आप किसी तार को बार बार एक ही जगह से मोड़ें और सीधा करें, आखिरकार वो बिना ज्यादा जोर लगाए ही टूट जाता है ना। हाँ हाँ, बस वैसा ही कुछ बोल्ट के साथ होता है। अंदर एक छोटी सी दरार शुरू होती है, अक्सर चूड़ी की जड़ से, और वो धीरे धीरे फैलती जाती है हर लोड साइकिल के साथ। और फिर अचानक एक दिन बोल्ट टूट जाता है। ओह, और ये बाहर से पता भी नहीं चलता होगा। नहीं, जब तक वो लगभग टूटने वाला ना हो। इसीलिए इसे खतरनाक मानते हैं। इससे बचने के लिए डिजाइन में कंपन कम करना और बोल्ट को सही टॉर्क पर कसना बहुत जरूरी है। एक मिनट, आपने कहा सही तरीके से कसना। क्या इसका मतलब है कि बोल्ट को बहुत ज्यादा कसना भी उतना ही बुरा है जितना कम कसना? मुझे तो लगता था कि जितना टाइट हो उतना अच्छा। हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। देखिए, कम कसने से क्या होगा? बोल्ट ढीला रहेगा, कंपन से और ढीला होगा, और फिर वो थकान विफलता मतलब फैटीग फेलियर का शिकार हो सकता है। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन अगर आपने उसे जरूरत से ज्यादा टाइट कर दिया, मतलब ओवरटॉक कर दिया, तो आपने बोल्ट पर पहले से ही बहुत ज्यादा खिंचाव डाल दिया है। तो अब वो हल्के लोड पर भी फेल हो सकता है, या उसकी चूड़ियां खराब हो सकती हैं, या उसका हेड टूट सकता है। अरे, तो मतलब एक सही बैलेंस जरूरी है। बिल्कुल। इसीलिए फैक्ट्री वाले या डिजाइनर हमेशा बताते हैं कि किस बोल्ट को कितने टॉर्क पर कसना है, और इसके लिए टॉर्क रेंज जैसे खास औजार आते हैं ताकि आप सही कसाव दे सकें, अंदाजे से नहीं। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी बात है। और चीनी मिलों के संदर्भ में वो जो आपने शुरू में कहा था, जंग लगना, कोरोजन, हाँ। वो तो एक बड़ी समस्या होगी ही। ओह बिल्कुल। चीनी मिलों में नमी है, गन्ने का रस है जिसमें एसिड हो सकता है, दूसरे केमिकल्स हैं, भाप है। ये सब धीरे धीरे लोहे को मतलब बोल्ट के मटेरियल को खा जाते हैं। उससे क्या होता है? उससे बोल्ट कमजोर हो जाता है, उसमें गड्ढे बन सकते हैं, उसका साइज मतलब क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, और फिर वो सामान्य लोड पर भी टूट जाता है। तो इसका इलाज वही है, सही मटेरियल चुनना। हाँ हाँ, जैसा हमने पहले बात की, या तो स्टेनलेस स्टील जैसे SS304 या 316 इस्तेमाल करें, या फिर बोल्ट पर अच्छी कोटिंग हो जैसे हॉट डिप गैल्वनाइजिंग। ये जरूरी है। इनके अलावा भी कोई कारण होते हैं फेलियर के? हाँ, कुछ और भी हैं। जैसे कभी कभी मशीन के हिस्से ठीक से एक सीध में नहीं होते, जिसे मिसअलाइनमेंट कहते हैं। उससे भी बोल्ट पर गलत तरीके से लोड पड़ता है। या कभी कभी बोल्ट के मटेरियल में ही अंदर कोई डिफेक्ट हो सकता है बनाने के टाइम से। और बहुत ज्यादा तापमान भी बोल्ट की ताकत कम कर सकता है। तो कुल मिला के ये नट बोल्ट जो इतने छोटे दिखते हैं, इनका ध्यान रखना उद्योगों के लिए कितना कितना जरूरी है? हाँ बिल्कुल। निष्कर्ष यही निकलता है कि नट बोल्ट भले ही साइज में छोटे हों, पर ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी और मशीनों की एफिशिएंसी के लिए आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। सही बात है। ओवरलोडिंग, थकान, जंग और गलत तरीके से कसना, ये कुछ आम समस्याएं हैं जिनसे बचा जा सकता है। बस जरूरत है सही बोल्ट चुनने की, उसे ठीक से लगाने की, और हाँ, समय समय पर उनका इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण करते रहने की। बिल्कुल। और जाते जाते एक सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में क्या हो सकता है। क्या मटेरियल साइंस में और तरक्की होगी, या फिर सोचिए अगर बोल्ट में ही कोई सेंसर लगा हो जो रियल टाइम में बता दे कि उस पर कितना स्ट्रेस है या वो ढीला हो रहा है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प दिशा है। अगर हम विफलता होने से पहले ही उसका अंदाजा लगा सकें तो बहुत बड़े हादसों और नुकसान से बचा जा सकता है। सही कहा। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि टेक्नोलॉजी हमें कहाँ ले जाती है।